गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, चैप्टर 4। जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो देख लेना, वरना आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। आज हम लोग इसी के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो ब्रिक है ये बना था 2009 में। 2009 तक इसमें सिर्फ 4 देश थे, बट 2010 में इसमें एक और देश जुड़ गया जिसकी वजह से इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो आपको पता ही चल गया होगा 2010 में कौन सा देश जुड़ा होगा। तो 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से इसको ब्रिक कहा जाने लगा। ब्रिक्स, ओके, इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा इसके बाद से। तो अब आता है मेन कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उसको बनाने के पीछे मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है कि उसको बनाया गया, उसके काम क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ट्रेड और क्लाइमेट चेंज इशू के ऊपर बात करता है। ठीक है, कॉपरेट ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज इश्यूज। तो जो भी व्यापार है, ट्रेड है, उसके ऊपर कॉपरेट करता है। क्लाइमेट चेंज मतलब जो ये 5 देश है, जब इनके मौसम बदलते हैं, मौसम बदलने की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उनको मिलकर ये सब सॉल्व करते हैं। अब मौसम बदलने से क्या चेंज हो सकता है। मान लो कि फसल है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो भी फसल बर्बाद हो सकती है, और अगर बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो भी फसल बर्बाद हो सकती है। तो इस तरह की चेंजेस आते हैं मौसम की वजह से। ठीक है, तो उन सब से ये डील करते हैं। सिंप्लीफाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अब जो आजकल ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनका मेन एजेंडा होता है ट्रेड, ताकि ये लोग भी आगे बढ़े और तरक्की करें। ठीक है, तो ये जो है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब आसान कैसे बना सकते हैं उसको, ये उस चीज पर ध्यान देते हैं। ठीक है, कि हम लोग आसानी से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक दूसरे को ये डेवलप होने में हेल्प करते हैं। म्यूचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब इनका ये नहीं है कि हम लोग दूसरे देश को यूज करके सिर्फ खुद डेवलप हो, इनका ये है कि हम सब साथ में मिलकर डेवलप हो। ये इस चीज पर ध्यान देते हैं कि अगर मेरे पास कोई अच्छी चीज है तो मैं उसको शेयर करूं, ताकि दूसरा जो देश है, जो मेरा दोस्त है, वो भी डेवलप हो सके, वो भी अपनी कंडीशन को सुधार सके। ठीक है, इस्टेब्लिश म्यूचुअल पॉलिटिकल कॉपरेशन। ये जो देश हैं ये आपस में पॉलिटिकल कॉपरेशन पर भी ध्यान देते हैं, कि मतलब जो हमारे ये जो देश है यहाँ पे पॉलिटिकली सब कुछ स्टेबल रहे, एक नेता दूसरे नेता से लड़े ना, एक दूसरे की हेल्प करें, इन सब चीजों के ऊपर ये लोग ध्यान रखते हैं। और ये लोग क्या ध्यान रखते हैं, इंश्योर ईच अदर्स सेफ्टी, ये एक दूसरे की सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं, कि अगर कोई देश इनके ऊपर हमला कर रहा है तो ये उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, या अगर कोई हमारा, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। ठीक है, कि अगर कोई हमारा दोस्त दूसरे के ऊपर हमला करना चाह रहा है तो पहले तो हम उसको समझा दें कि वो गलत कर रहा है, या फिर अगर वो गलत नहीं है तो उसका साथ देना। ठीक है, ये सब चीजें होती है, जैसे दोस्तों में नहीं होता है वैसा ही होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, हम एक दूसरे की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा नेता एक दूसरे नेता से लड़े ना, म्यूचुअल डेवलपमेंट होगा, यही सब होता है। और क्या करते हैं ये लोग, वर्क टुगेदर टू सॉल्व शेयर्ड चैलेंजेस।
ये लोग साथ में मिलके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कोविड-19 बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उस टाइम पे भी ये सारे देश एक साथ रहे, एक साथ मिलकर इन्होंने उन सब चीजों के हल ढूंढे। ठीक है, तो ये था ब्रिक्स के बारे में। अगर आपको ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग सीधा सीधा याद रखो कि हाँ, आप लोग अपने जो तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप होगा तो तुम लोग क्या करते हो, एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हो, चैलेंजेस को फेस करते हो, एक दूसरे का सेफ्टी का ध्यान रखते हो। ट्रेड वाला थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों में तो ट्रेड होता नहीं है। ठीक है, तो ट्रेड वाला याद कर लेना। तो यही सब काम तो करते हैं ये लोग। तो ब्रिक्स का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक एक देश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इजराइल। इजराइल के बारे में पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। और इजराइल ना एक बहुत स्ट्रांग देश है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इजराइल स्टैब्लिश कब हुआ था? तो इजराइल जो है 14 मई 1948 को स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि ये एक कंट्री से सेपरेट हुआ था। जैसे इंडिया से सेपरेट हुआ है ना पाकिस्तान, वैसे ही इजराइल भी एक कंट्री से सेपरेट हुआ था, और वो कंट्री थी पैलेस्टाइन। सेपरेटेड, तुम्हारे लिए लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को इजी हो जाए नोट्स बनाने में। सेपरेटेड फ्रॉम पैलेस्टाइन। अब इसकी खासियत क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इजराइल है वो कौन से रिलीजन पे बेस्ड है कंट्री, ठीक है, ये जो कंट्री है ये यहाँ पे कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप लोगों का जवाब होगा कि यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में ये एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो जूइश कंट्री है, यहाँ पे ज्यूज रहते हैं। ठीक है, इट इज द ओनली कंट्री in the world where Jewish people live। ठीक है, यहाँ पे Jewish लोग रहते हैं। अब ये जो कंट्री है ना, ये आजाद तो हो गई, बट इसमें दिक्कत ये है कि इसके ना आसपास बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज से ये घिरी हुई है। जैसे कि अच्छा, इट इज सराउंडेड बाय मुस्लिम कंट्रीज। तो ये जो ज्विश लोग हैं ना, ये मुस्लिम्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये अलग लोग होते हैं, इनका अलग रिलीजन है। तो इनके आसपास ना पूरी मुस्लिम कंट्रीज है। तो जो मुस्लिम कंट्रीज है ये कोशिश करती हैं कि अगर ये इजराइल को अपने कब्जे में ले लेना, तो ये पूरा एरिया है ना, वो एक मुस्लिम एरिया बन जाएगा। ठीक है, बट इजराइल जो है वो इजराइली है। बहुत, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, ये बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग देश है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? जैसे कि इजिप्ट है, इजिप्ट भी एक मुस्लिम कंट्री है। सीरिया है, सीरिया तो बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा। इराक, इराक के बारे में भी सुना होगा। एंड जॉर्डन। अच्छा, ये चार कंट्रीज जो है ना, इन्होंने अटैक किया था इसके ऊपर आजादी के बाद। अटैक्ड इट सून आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद इन चारों कंट्रीज ने इसके ऊपर अटैक किया था, और इजराइल के ऊपर अटैक किया था। बट इजराइल एक बहुत पावरफुल कंट्री है, और इसने उनको बहुत जल्दी हरा दिया। जो ये वॉर थी वो स्टार्ट हुई थी 1948 में, और 19 सॉरी क्या हो गया ये, ठीक है, 1949 में वो वॉर जो थी वो खत्म हो गई। और सोचो कौन जीता होगा? तो जीता कौन? इजराइल। ठीक है, इजराइल जीत गया था। अब एक और वॉर के बारे में पढ़ते हैं। एक वॉर है जिसको कहा जाता है 6 डे वॉर। ये हुई थी जून 1967 में। इसको 6 डे वॉर कहा जाने के पीछे ना एक रीजन है। अब रीजन क्या है? दोबारा से वही है। 1967 में क्या हुआ था कि कुछ कंट्रीज ने इजराइल के ऊपर दोबारा अटैक कर दिया। जैसे वो कंट्रीज थी, एक तो जॉर्डन थी,
और भी कुछ कंट्रीज थी, ठीक है। तो एक मुझे जॉर्डन नाम याद है, और भी कुछ अरब कंट्रीज थी, ठीक है। अरब कंट्रीज थी जिन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था। तो अब इसको 6 डे वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इजराइल था इसने इन सारी कंट्रीज को सिर्फ 6 दिन में हरा दिया था, इसलिए इस वॉर को कहा जाता है 6 डे वॉर। इजराइल defeated all of them very easily within just 6 days. That is why it is called 6 डे वॉर। समझे इस वॉर को 6 डे वॉर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको इजराइल जो था उसने सिर्फ इसको 6 दिन में हरा दिया था, इसलिए इसको ये कहा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो, ठीक है। तो बाकी क्या, नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।